दोस्तों नमस्कार। हम लोग घन और घनमूल के बारे में पढ़ रहे थे। आज कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने फिर है। आइए देखते हैं। हमें पता है कि 11 का घन होता है 1331। अगर हम 11 गुणे 11 गुणे 11 करेंगे तो हमें 1331 मिलेगा। लेकिन अगर हम 11 के बीच में एक जीरो डाल दें तो ये हो जाएगा 101। और जब हम इसका घनमूल निकालेंगे तो हर नंबर के बीच में एक जीरो हो जाएगा। कैसे? 1 3 3 1, यहां जीरो, यहां जीरो और यहां जीरो। ठीक है, इस तरह से। यदि हम 11 के बीच में दो जीरो डाल दें तब क्या होगा? तब ये हो जाएगा 1001 और बीच में दो दो जीरो हो जाएगा। और ये इसी क्रम में आगे बढ़ता रहेगा एंड सो ऑन। इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। आप 4 जीरो करेंगे तो 1331 के बीच में 4 जीरो बढ़ जाएगा। अब 10 जीरो करेंगे तो 10 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, इस बात को आप समझें। एक प्रश्न है, उस प्रश्न को हम लिखते हैं और फिर समझते हैं कि कॉन्सेप्ट इसका क्या है। प्रश्न ये है कि 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाकर बने नए घन का विकर्ण बताओ। नए घन का विकर्ण बताओ, ये प्रश्न है। अब हमें पता है कि घन की भुजा अगर हमें दी गई हो तो उसका आयतन कैसे निकलेगा। तो हमें पता है कि यदि घन की भुजा a है तो उसका आयतन निकलता है a की पावर 3। ठीक है, तो 5 वाले को पिघलाएंगे, 4 वाले को पिघलाएंगे और 3 वाले को पिघलाएंगे तो तीनों का आयतन कितना हो जाएगा? 5 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब और प्लस 3 का क्यूब। हमें कुल आयतन मिलेगा 125। 4 का क्यूब 64 और 3 का क्यूब 27, जोड़ेंगे तो 216। हमें जो भी नया घन मिलेगा उसका आयतन हमें मिलेगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें ये ज्ञात करना है कि नए घन का विकर्ण क्या है। तो विकर्ण ज्ञात करने के लिए हमें नए घन की भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। इसका मतलब कि ये जो 216 है ये किसी संख्या का क्यूब होगा। तो हम मान लेते हैं कि यदि नए वाले घन के भुजा d है तो इसका आयतन d क्यूब होगा और ये 216 के बराबर होगा, क्योंकि तीनों के आयतन को जोड़ने पे हमें नए घन का आयतन मिलेगा। ठीक है, तो d क्यूब बराबर अगर 216 है तो d बराबर 6 सेंटीमीटर। तो भुजा यदि 6 सेंटीमीटर है तो विकर्ण कितना होगा? विकर्ण होता है d√3, ये हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। इस तरह से प्रश्न आता है मेंसुरेशन के प्रश्न। लेकिन आप प्रश्नों को ऐसे हल नहीं करेंगे, ये मैंने आपको बेसिक बता दिया। करेंगे कैसे वो देख लीजिए।
हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, उसका हम डायरेक्ट यूज करेंगे। तीन का क्यूब प्लस 4 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब, ये बराबर होता है 6 के क्यूब के। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। यदि इसमें हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, मान लो इसमें हमने a से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तब क्या होगा? अगर हमने हर नंबर में a से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा? देखो, ये हो जाएगा a गुणे 3 पावर 3, ये हो जाएगा a गुणे 4 पावर 3 और ये हो जाएगा a गुणे 5 पावर 3। तो ये हो जाएगा a की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3, a की पावर 3 गुणे 4 की पावर 3 और a की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3। a की पावर 3 अगर कॉमन कर लो तो अंदर बचेगा 3 की पावर 3, 4 की पावर 3 और 5 की पावर 3। और ये किसके बराबर है? ये है 6 की पावर 3 के बराबर। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं a गुणे 6 और कुल की पावर 3। यहां से हमें क्या बात समझ में आई? यहां से हमें ये बात समझ में आई कि अगर हम इस वाले पार्ट में किसी भी संख्या से गुणा कर दें तो इस वाले पार्ट में भी उसी संख्या से गुणा हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे a से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे पार्ट में तो इसमें भी a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका यूज क्या है? यूज इसको समझो। मान लो क्वेश्चन ये दे दे कि 3 घन है, एक घन की भुजा 9 सेंटीमीटर, दूसरे की 12 सेंटीमीटर और तीसरे की है 15 सेंटीमीटर। तीनों घनों को पिघलाकर हमने एक नया घन बनाया और नए घन का भुजा बताओ या नए घन का विकर्ण बताओ या नए घन का आयतन बताओ, कुछ भी बताओ। ठीक है, तो हमें 9 का क्यूब, 12 का क्यूब और 15 का क्यूब करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि हमें पता है अगर ये 3, 4, 5 होगा तो ये 6 होगा। बस समझ आई? अब देखो ध्यान से, ये 9, 12 और 15 है। कितना है? ये 3 गुना है। कितना है? 3 गुना। तो ये 3 त्रिक का 9, ये 4 तिहिया 12, ये 5 तिहिया 15, तो ये भी 6 त्रिक 18 होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। दोनों का मतलब क्या है समझ लो। दोनों का मतलब ये है कि अगर हम 9 का क्यूब करें, 12 का क्यूब करें और 15 का क्यूब करके जोड़ दें तो ये 18 के क्यूब के बराबर होगा। इस नीचे वाले का क्या मतलब है समझ लो। इसका मतलब ये है कि अगर हम 6 का क्यूब करें, 8 का क्यूब करें, 10 का क्यूब करें तो ये 12 के क्यूब के बराबर होगा। ये बात समझ लीजिए। ठीक है, तो इस रिजल्ट का आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो पहला रिजल्ट क्या है? पहला रिजल्ट है ये जो सबसे ऊपर लिखा गया है। ज्यादातर इसका यूज आप मेंसुरेशन नहीं करेंगे, वहीं होता है गोली को, घनाभ को पिघला के वहीं पर नया पुराना बनाया जाता है। दूसरा रिजल्ट जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा वो क्या होगा? 1 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब, ये बराबर होता है 9 के क्यूब के।
ठीक है, चेक करना भी चाहे तो कर लीजिए। 1 का क्यूब 1, 6 का क्यूब 216 और 8 का क्यूब 512, तो 5 2 7, 728 1 29, 729 और 729 होता है 9 के क्यूब के बराबर। तो अगर आप इसमें भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे एक साइड में, तो दूसरे साइड में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, माना जाएगा। ठीक है, वो सही है, कुछ ना कोई समस्या नहीं है। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। अब आइए बात करते हैं, तो क्वेश्चन देख लीजिए। एक प्राकृतिक संख्या n का मान बताइए जिससे 288 गुणे n एक पूर्ण घन हो। प्रश्न सुन लीजिए, प्रश्न क्या है। प्रश्न कह रहा है कि हमारे पास एक संख्या है 288 गुणे n, 288 गुणे n एक पूर्ण घन संख्या है, लेकिन n की क्या वैल्यू होगी ये कह रहा है। तो n की वैल्यू पता करने के लिए सबसे पहले आप करेंगे क्या, 288 का फैक्टर निकालेंगे। तो 288 का फैक्टर क्या होगा, 2 गुणे 2, 2 पे 144, 2 पे 72, 2 पर 36, 2 पर 18, 2 पर 9, ठीक है, फिर 3 और गुणे 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है। चलिए, क्लियर। अब हमें पता है कि ये पूर्ण घन कब होगा, पूर्ण घन तब होगा जब हमें प्राइम फैक्टर 3 के कॉम्बिनेशन में मिले। तो देखो यहां पे 2 तो 3 बार मिल रहा है, लेकिन यहां पे 2 ही बार मिल रहा है, यहां पे 3 2 ही बार मिल रहा है। इसका मतलब कि यहां पर 1 2 और होना चाहिए और यहां पे 1 3 और होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि ये जो भी फैक्टर है इसमें अभी आपको 2 गुणे 3 करना पड़ेगा तब आपको यहाँ पे 3 का कॉम्बिनेशन मिलेगा और यहाँ भी 3 का कॉम्बिनेशन मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब कि ये संख्या है क्या, ये संख्या है 288 गुणे जो हमारा ये n है, ये क्या है 6 है। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है, इस तरह से इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब आइए देखते हैं कि घनमूल क्या है। घनमूल क्या है, घनमूल निकालते कैसे हैं, आइए देखते हैं उसको। देखो भाई, जैसे कोई संख्या है 64 और हमसे पूछा जाए कि वो कौन सी ऐसी संख्या है जिसका हमने 3 बार आपस में गुणा किया तो हमको 64 मिल गया, तो हमने कहा कि ऐसी सौभाग्यशाली संख्या कौन सी है, 4 है। 4 का अगर हम आपस में ही 3 बार गुणा कर देंगे तो 4 चौका 16 चौका 64। क्लियर। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, इस केस में हम कहेंगे 4
64 का घनमूल है। मतलब यही वो 4 है जिसका आपस में 3 बार गुणा करने पे हमें 64 मिल रहा है। या इसी का जस्ट अपोजिट और क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि 64 4 का घन है। ठीक है, मान लीजिए एक संख्या हमारे पास है 125, तो हम कहेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जिसका आपस में गुणा करने पर हमें 125 मिल रहा है। तो हम कहेंगे वो संख्या कौन सी है, 5 है। 5 गुणे 5 गुणे 5, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 5 125 का घनमूल है। ठीक है, आइए देखते हैं घनमूल निकाला कैसे जाता है। या दूसरी बात, जब मैं आपको वर्गमूल बता रहा था तो हमने कहा कि वर्गमूल क्या है। वर्गमूल देखो, घात का 1/2 कर रहे थे, घात आधा कर दे रहे थे, वो वर्गमूल हो जा रहा था। घनमूल में हम क्या करेंगे, घनमूल में हम घात का 1/3 करेंगे। देखो हम सीखते हैं कि कैसे हम घनमूल निकालते हैं। 64 का ही निकाल के देखते हैं। तो जिस भी संख्या का घनमूल निकालना हो, पहले उस संख्या का गुणनखंड निकालेंगे। 2 से काटेंगे तो 32, 2 से काटेंगे तो 16, फिर 2 से काटेंगे तो 8, 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2, और 2 से काटेंगे तो 1। हमें मिल गया 64 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। या तो ऐसे लिखो, या इसको लिख सकते हो 64 बराबर 1 2 3 4 5 6 2 की घाते 6, आप ऐसे लिख सकते हो। तो हमने क्या कहा कि घनमूल निकालने के लिए आपको गुणनखंडों में जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसका 3 का कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 3 बार है और यहाँ पे भी 2 3 बार है। तो यहां से हो जाएगा घनमूल बराबर इस एक कॉम्बिनेशन में से 1 और इस एक कॉम्बिनेशन में से 1, गुणा करने में कितना आया, 4। ठीक है, इस तरह से आप कहेंगे कि 64 का घनमूल 4 है। दूसरी बात, अगर हमने इस तरीके से लिखा है तो हम क्या कहेंगे, घनमूल 2 की पावर 6 है, तो हम लिखेंगे 2, और घात का 1/3 करना है तो 6 का 1/3, 6 का 1/3 मतलब 6 गुणे 1/3, 3 से काटेंगे 2 बार, 2 आएगा। 6 का 1/3 कितना होता है, 2 होता है। तो 2 की पावर 2 माने 4। आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक और संख्या का आपको घनमूल निकालकर हम दिखाते हैं। संख्या है 2744। दो इक्का 2, 2 तिया 6, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 अठे 16, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 तिया 6। अब किससे कटेगा, 7 से। 7 से काटेंगे तो 7 चौके 28, 7 9 63, 7 सते 49, और फिर 7 से काटेंगे तो 1। तो यहां से देखो 2744, इसको क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 2, 7 गुणे 7 गुणे 7। या इसको क्या लिख सकते हो, 2744 को 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की घाते 3। 7 कितनी बार है, 3 बार, तो 7 की घाते 3। तो यहां से क्यूब रूट क्या होगा, मैंने कहा था गुणनखंडों में 3 का कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे 3
बार 2 है तो 1 2 ले लिया, 3 बार 7 है तो हमने 1 7 ले लिया। कितना आया? 2 सते 14, 2744 का घनमूल कितना होगा? 14 होगा। इस तरह से निकालना चाहे तो घनमूल होगा क्यूब रूट बराबर 2 गुणे 7। कैसे? 2 की घात 3 है तो 3 का 1/3 1 होता है। 7 की घात 3 है तो 3 का 1/3 1 होता है। 2 की घात 1 2 और 7 की घात 1 7, 2 सत्ते 14। तो आप उस तरह से निकालें या इस तरह से निकालें, आपको एक ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। अब आइए बड़ी संख्याओं का घनमूल निकालकर देखते हैं कैसे निकलेगा। एक संख्या है 512 000। ऐसी संख्या आपको जब दिखे तो आपको क्या समझना है? आपको इकाई के अंक की तरफ से 3 पार्ट में कर लेना है। तो 1 2 3, ठीक है। अब आपको इस वाले पार्ट पर फोकस करना है, इकाई के अंक वाले पार्ट पर फोकस करना है। तो इस संख्या की इकाई का अंक क्या है? 0 है। किस संख्या का क्यूब करने पर 0 आता है? तो आप कहेंगे 0। 0 है जिसका क्यूब करने पर हमको 0 मिलता है, तो हमने 0 लिख लिया। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। किस संख्या का क्यूब करने पे 512 आता है? आप कहेंगे 8। ठीक है। तो हमें यहां से क्या आंसर मिला? हमें आंसर मिला कि इस संख्या का जो घनमूल है, क्यूब रूट है, वो 80 है। ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। ये सीधा सीधा आपको लग रहा होगा, इसलिए आसान लग रहा होगा। आइए थोड़ा सा जो आसान नहीं उसको करके देखते हैं। संख्या है 704969969। ठीक है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि आप क्या करेंगे? आप संख्या को 3 के पार्ट में डिवाइड करेंगे। इकाई के अंक की तरफ से 3 गिनती गिनेंगे, तो 1 2 3 हमने यहां पे इसको कट मार दिया। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब यह है कि संख्या की इकाई का अंक क्या है? तो 9 है। इकाई का अंक क्या है? 9 है। और किस संख्या का क्यूब करने पर इकाई का अंक 9 आता है? तो आप कहेंगे कि 9 का। जब आप 9 का क्यूब करते थे तो कितना मिलता था? 729। ठीक है। ऐसी कोई और संख्या हो ही नहीं सकती कि जिसका आप क्यूब करें और इकाई का अंक 9 आए। ऐसी केवल और केवल एक ही संख्या है, वो कौन सी है? 9 है। इसका मतलब कि इधर वो संख्या कौन सी रही होगी? 9 रही होगी इकाई की तरफ। ठीक है। तो तभी इसका क्यूब करने पे यहां पे 9 आया है। अब आते हैं इस पे फोकस करते हैं, ध्यान से देखना। तो हमें इससे छोटा क्या करना है? हमें इससे छोटा पूर्ण घन संख्या चाहिए, परफेक्ट क्यूब नंबर चाहिए। तो आपको पता है कि 8 का क्यूब कितना होगा? 512। 9 का क्यूब कितना होगा? 729। इसका मतलब कि ये संख्या 512 से तो बड़ी है, लेकिन 729 से छोटी है। ठीक है। इसका मतलब कि हमें क्या चाहिए? 512 किसका क्यूब है? 8 का। तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे। ठीक है। तो हमें पता चल गया कि इस संख्या का जो घनमूल है वो 89 है, 89 है। यहाँ तो बात क्लियर है। ठीक है। आइए और सारे क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं।
क्वेश्चन है 912673, इसका घनमूल निकालना है। आपको वही काम करना है, 3-3 के पार्ट में डिवाइड करना है। क्लियर? तो यहाँ इकाई अंक कितना है? 3 है। किस संख्या का क्यूब करने पे इकाई अंक 3 आता है? तो संख्या 7 है। जब आप 7 का क्यूब करेंगे तो आपको इकाई अंक कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या रहा होगा? यहाँ पे रहा होगा 7। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं। हमें 912 से छोटा परफेक्ट क्यूब चाहिए, पूर्ण घन चाहिए। तो हमें पता है 912 से छोटा जो परफेक्ट क्यूब है, जो पूर्ण घन है, वो 729 है। और 729 किसका है? 9 का है। मतलब 9 का परफेक्ट क्यूब 729, और इससे जो बड़ा होगा वो 10 का क्यूब, वो कितना होगा? 1000। ठीक है, इसका मतलब कि 912 कहाँ पे है? 1000 और 729 के बीच में है। तो हमें कौन सा लेना है? हमें 912 से छोटा लेना है, और 912 से छोटा तो 729 होता है। और 729 का क्यूब रूट कितना है? 9 है। तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे और कहेंगे कि इस संख्या का जो क्यूब रूट है वो कौन सा है? 97 है। कितना है? 97। ठीक है, आइए 1-2 क्वेश्चन पे और कोशिश करते हैं और यहीं से अपना कॉन्सेप्ट मजबूत कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा लग सकता है आपको कि हमेशा 6 अंक की संख्या क्यों दिखा रहे हैं, तो ऐसा कोई कसम नहीं है। देख लीजिए, 1728। ठीक है, 3 पे इसको काटो तो इकाई के अंक की तरफ से गिनेंगे 1 2 3। ठीक है, अब किस संख्या का क्यूब करने पे इकाई का अंक 8 आता है? तो आप कहेंगे 2। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो यहां पे कितना होगा? यहां पे हो जाएगा 2। अब बचा इसका, तो 1 किस संख्या का क्यूब है? 1 का। तो हम क्या कहेंगे? 2728 का क्यूब रूट कितना है? 12 है। ठीक है, क्लियर? अगला देखते हैं। नंबर है 250047। कह रहा है कि बताइए ये किसका, इसका क्यूब रूट कितना है। ठीक है, तो देखते हैं कितना है। पे 7 है, और किस संख्या का क्यूब करने पे 7 आता है इकाई का अंक? वो संख्या है 3। क्या है? 3 है। 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा। तो मतलब हमें इधर वाली गिनती मिल गई, वो कौन सी है? 3 है। यहाँ क्या है? 250। 250 से छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण घन हो, तो आप कहेंगे 216। और 216 का क्यूब रूट कितना होता है? 6 होता है। मतलब इस संख्या का जो घनमूल है वो 63 है। ठीक है, एक और देख लीजिए, 13824। 13824, 3 पे इसको काटिए 1 2 3। किस संख्या का स्क्वायर, किस संख्या का घन करने पे 4 आता है? तो आप कहेंगे 4। 4 का क्यूब होता है 64।
4 का घन करेंगे तो आपको इकाई अंक 4 मिलेगा। इसका मतलब कि यहाँ कौन सी संख्या होगी, 4 होगी। क्लियर। अब यहाँ बचा 13। 13 से छोटी संख्या वो कौन सी है जो पूर्ण घन है, तो आप कहेंगे कि 8। और 8 किसका है, तो 2 का। तो हम कहेंगे इस संख्या का जो घनमूल है वो कौन सा है, 24 है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप घनमूल निकालना इस तरीके से भी सीख गए होंगे, गुणनखंड विधि से तो सीखे गए होंगे। इस तरीके से हम लोग इसलिए सीखते हैं क्योंकि एग्जाम में ऐसी बड़ी बड़ी संख्याएं देती हैं, कभी कभी रूट में दे देती हैं, पावर 1/3 करके दे देंगे, तो इससे आप इसी तरीके से पा पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये तरीका आपको पसंद आएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पे आप ट्राई करिए, आपका कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा। नमस्कार।